नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की, मध्य प्रदेश की सियासत में फिर कपड़ा फाड़ बयान की एंट्री की, बात करेंगे राहुल गांधी ने भोपाल से मारी दहाड़, दिल्ली देहरादून हाईवे पर चलते ट्रक में घुसी कार की, 50 घंटे से फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी की, साथ ही जानेंगे शेरवानी के नीचे निक्कर वाले बयान पर बरसे ओवैसी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि पर शांतिवन पहुंचे कांग्रेस नेता की, बात करेंगे अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर फिर बोले हमले की, वंदे भारत के बाद अब राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पर हुए पथराव की, और आखिर में बात होगी दिल्ली एनसीआर में बिना मास्क घर से निकलना पड़ेगा भारी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। एथिक्स कमेटी से निष्कासित किए जाने की सिफारिश कर दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिथुड़ी के मामले में अब तक विशेषाधिकार समिति की दूसरी बैठक भी नहीं हो सकी है। सितंबर में विशेष सत्र के दौरान बिथुड़ी पर बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से कपड़ा फाड़ बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र में इस सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आलोट के प्रत्याशी और विधायक मनोज चावला अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनके कपड़े फाड़ने भोपाल पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि मनोज चावला उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। देश में प्रसिद्ध है। मुझे रतलाम के सेब की यहाँ आकर याद आती है। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके। आप सोचेंगे कि मैंने सबका नाम लिया। मैंने कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज चावला जी का नाम नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया कि ये केवल कांग्रेस के उम्मीदवार आपके उम्मीदवार ही नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि है। और एक बात और बता दूं, जब मैं मुख्यमंत्री था ये मेरा कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाते थे अपने क्षेत्र के लिए। दिवाली के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्शन मोड में हैं। राहुल गांधी ने भोपाल में रोड शो किया। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से आने वाले भारत माता चौराहे से रोड शो शुरू हुआ और भोपाल उत्तर व भोपाल मध्य विधानसभा से होते हुए इकबाल मैदान पहुंचा। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने फिर दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे। कर्नाटक में लड़े, कर्नाटक में बीजेपी के सब नेता कह रहे थे कि बीजेपी की स्वीप होगी। कांग्रेस पार्टी ने उनको दिखा दिया, कर्नाटक में दिखाया, हिमाचल में दिखाया, और अब हम मध्य प्रदेश में 150 सीट लेकर इनको दिखाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। भैया ठहर जाइए, भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार मैंने देखा, इनका मंत्री है तोमर नाम का, नाम सुना होगा आपने, सुना है? उसके बेटे का आपने वीडियो देखा? वो भैया, भाई और बहनों, वो किसके पैसे की बात कर रहा था? जो कह रहा था 10 करोड़ इधर जाएंगे, 50 करोड़ उधर जाएंगे, 100 करोड़ उधर जाएंगे, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो। वो किसके पैसे की बात कर रहा था? आपके पैसे की बात हो रही थी वहां पे। मध्य प्रदेश की जनता के पैसे की बात कर रहा था। 100 करोड़ इधर डालो, 50 करोड़ इधर डालो, 10 करोड़ उधर जाएगा, आपके जेब का पैसा है। और इनके सब के सब मंत्री करते हैं और यहां के चीफ मिनिस्टर सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देवेंद्र तोमर का वीडियो, महाकाल कॉरिडोर का स्कैम, मिड डे मील का पैसा, व्यापम घोटाला सबसे बड़ा
1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस की सीट्स बिकती है। मगर एक बात है भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सरकार के जो स्कैम्स हैं उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं कराते, ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स। तोमर जी के बेटे का वीडियो आता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। बस नरेंद्र मोदी जी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाषण कर जाएंगे। अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, डाल दिया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी करके काला धन मिट जाएगा, मिट जाएगा? कोरोना के समय उन्होंने कहा, जैसे ये मोबाइल फोन की लाइट जली हुई है, उन्होंने कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोरोना खत्म हो जाएगा, थाली बजाओ। और आपने अपनी आंखों से देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और भोपाल में, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कोरोना की दवाई नहीं मिली, घोटाला हुआ और लाखों लोग मध्य प्रदेश में मरे। ये है इनकी राजनीति। दिल्ली से हरिद्वार की ओर जा रही एक कार दिल्ली और देहरादून हाईवे पर छप्पर थाना क्षेत्र में ट्रक में जा घुसी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना मंगलवार सुबह 4 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सदर और थाना प्रभारी छपार में पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचे। दिवाली के दिन उत्तराखंड से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां उत्तरकाशी में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा और पोल गांव सुरंग के एक हिस्से के धंस जाने की वजह से 40 श्रमिकों की जिंदगी एक ही जगह कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि इस समय सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर चूंकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं। उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी से बात हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे रेलवे मंत्री जी ने स्वयं सभी लोगों से बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत विस्तार से इस सारे घटनाक्रम की जानकारी ली है और उन्होंने हर संभव हमको भरोसा दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे। और मैं सभी जो हमारे भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको सुरक्षित जल्दी नज़दीक से देख रहे हैं। और मैं स्वयं वहां गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। सर, ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, कुछ थोड़ी सी दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन उसको भी पूरा किया जा रहा है। लेकिन सर, कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो क्या भारत सरकार से आप बात करेंगे सर? नहीं, भारत सरकार से लगातार बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सारी घटना को नज़दीक से देख रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहाँ भी जिनको निर्देश होने हैं वहाँ से हो चुके हैं।
और हमने ये भी कहा है कि चूंकि टनलों का काम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पर टनल बन रही है, इसलिए निकट भविष्य में हम जितनी भी टनल बन रही है उनकी भी सभी की समीक्षा करेंगे। एक बार की सभी टनलें किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से आगे भी जो है उन पर काम चले और सुरक्षित तरीके से उनका निर्माण हो, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे सामने आनी भी हैं और कभी इस प्रकार की घटना होती तो उसके लिए भी त्वरित रूप से। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, ये ओछी राजनीति है। रेवंत रेड्डी ने एबीवीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उसके बाद वो टीडीपी के सदस्य रहे और फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो वो आरएसएस के पपेट हैं। यहाँ की तमाम बातें हम देखते और सुनते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के लोग तेलंगाना में आकर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे इनका तेलंगाना में कांग्रेस का सदर, जिसको मैंने नाम दिया आरएसएस अन्ना, ये आरएसएस अन्ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो कांग्रेस का मलकपेट का उम्मीदवार है, नहीं मालूम कहां से गिरा और मलकपेट में आकर यहां पर फंस गया। कौन जानता है इनको, इनका क्या रिकॉर्ड है, कौन सा काम कर कर आए। मालूम हुआ कि उन्होंने बहुत नजराने पेश करके टिकट को हासिल किया, तो आरएसएस अन्ना ने कहा कि तुमने नजराने दे दिए, अब जाओ मलकपेट में मुकाबला करो। और जब मजलिस इन बातों को अवाम के सामने रखती है कि ये तेलंगाना का कांग्रेस का सदर अपनी शुरुआत करता है आरएसएस में चड्डी पहनकर, आरएसएस से शुरू करता है लट फिराकर, फिर एबीवीपी में जाता है और फिर उसके बाद तेलुगु देशम से होकर तेलुगु देशम को बर्बाद करके अब कांग्रेस में चला गया। तो कल किसी ने एक अच्छा बताया कि कांग्रेस के गांधी भवन पर मोहन भगवत का कब्जा हो चुका है। मोहन भगवत जैसे चाहे तेलंगाना की कांग्रेस को चलाएंगे। जब हम ये बात करते हैं तो कांग्रेस का सदर क्या कहता है, असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर चला जाता है, असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर चला जाता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में कहा था, जब CAA का पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो इनको। मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, तो आरएसएस अन्ना ने कह दिया शेरवानी देखकर पहचानो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कपड़ों की मिसाल बताकर कहा कि इनसे खतरा है, तो आरएसएस अन्ना भी शेरवानी को दिखाकर कह रहे हैं कि इनसे खतरा है। और कहते हैं कि मजलिस रजाकारों से इनका ताल्लुक है। अरे आरएसएस अन्ना, तुम सियासत में छेपिद्दी का शेरवा हो, तुम तारीख को नहीं जानते। अरे तुम तेलंगाना में दुर्रलू की सियासत कर रहे हो, रेड्डुगारू, दुर्रलू तो तुम हो। अरे मजलिस का ताल्लुक कोई रजाकारों से ना था ना कभी है, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। अरे अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है, तो इंदिरा गांधी दारुसलाम में क्यों आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी? अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो, तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस आरएसएस अन्ना को बता देगा कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो यकीनन आरएसएस है, वो संघी है, वो नफरत करता है और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। अरे तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है, तो तुम हमारे कपड़ों पर आ जाते, तो कभी हमारी दाढ़ी पर आ जाते, तो कभी हमारे टोपी पर आ जाते, और उसके बाद होता क्या, हमले शुरू हो जाते, हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स।
यानी कुत्ते की सीटी की सियासत इसको कहते हैं, तर्जुमा अगर करो तो। डॉग विजिल पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स ये कांग्रेस का सदर कर रहा है। तुम्हारी नफरत दिख कर आ रही है तुम्हारे बयानात से। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के बाशऊर और बाखबर लोग तुम्हारी इस डॉग विजिल पॉलिटिक्स का जवाब देगी। हाँ, मैं तो तुमको पहले भी कहा था कि तुम आए आरएसएस से, तुम्हारा ताल्लुक आज भी आरएसएस से है, कल भी रहेगा। और मोहन भगवत तुमको कंट्रोल कर रहा है। अरे मुझे अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। अल्लाह के सामने मैं कठपुतली हूं। मेरा रब हमारे मुकद्दर के फैसले करता है, क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमने सब कुछ अपने रब के हवाले कर दिया। और मगर तुम्हारा मामला यह है कि तुम आरएसएस की कठपुतली हो। तुम कितना भी बोलोगे, मगर जब कभी तुम मुंह खोलोगे, तुम्हारे ये बयानात तुमको और तुम्हारी पार्टी को इंशाअल्लाह ताला इसका खमियाजा, सियासी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। एक मुस्कुराकर और एक गुस्से के आलम में कहता है। मगर तेलंगाना का कांग्रेस का सदर, एक दिन देखना आप, इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद इनके पास इख्तिदार नहीं आएगा इंशाअल्लाह। आप याद रखना कि ये दोबारा जहां से शुरू किया था वहीं पर जाएगा। जैसा कि किसी शायर ने कहा था कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, ये वापस वहीं पर जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मलकपेट में बीजेपी और कांग्रेस खुफिया मुलाकातें कर रही है और मुलाकातें कर कर ये सोच रहे कि कैसे अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जा सके, कैसे अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जा सके। सुनो जरा, बिल्कुल बिल्कुल ये जज्बे को बरकरार रखो। सुनो मेरी बात पूरा बोल। और इस खुफिया मुलाकात में कौन है? इस खुफिया मुलाकात में वो लोग भी हैं जो अपने घर की बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके, मजलिस ने उनको शिकस्त दे दी। इनका मकसद एक ही है, बीजेपी का और कांग्रेस का, कि मजलिस की कामयाबी को हम कैसे रोक सकते हैं। मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो हमको कंट्रोल कर रहा है, अल्लाह इनके मंसूबों को नाकाम कर रहा है। और मुझे यकीन है कि 30 तारीख हो या 3 तारीख हो, इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह हमको कंट्रोल कर रहा है, अल्लाह उनको भी ज़ेर करेगा। और अल्लाह अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में दोबारा मलकपेट हो या मजलिस की सीटें हो, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को। आज 14 नवंबर को पूरा देश नेहरू जयंती मना रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेता दिल्ली स्थित शांति वन पहुंचे और पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया। साथ ही सभी ने शांति वन में पंडित नेहरू की समाधि की परिक्रमा कर उनका आशीर्वाद लिया। जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा था कि जाति जनगणना एक एक्सरे की तरह होगी जो देश में विभिन्न समुदायों का विवरण कर देगी। राहुल गांधी के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी नई तकनीक के जमाने में कांग्रेस एक्सरे पर क्यों अटकी हुई है। जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था, आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है
कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। बिहार के समस्तीपुर में हुई इस घटना में एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए करीब ट्रेन 20 मिनट तक खड़ी रही। इस मामले में आरपीएफ की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। दिवाली से पहले लोगों को बारिश की वजह से मौसम में सुधार देखने को मिला था, लेकिन जरूर अब फिर से दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाहर जाते ही लोगों की आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।